यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम लोग 7 वीडियो देख लिए थे। आज हम लोग का 8वां वीडियो है जो आधारित है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था इसके बारे में देखते हैं। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला वीडियो में जो पढ़े थे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आप देखे थे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो 1924 में आया था, इसमें बताया गया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज a wave associated every moving particle has a wave associated with it। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक बॉडी जो मूव कर रहा है वह अपने साथ एक वेव का करता है, एसोसिएट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो मूव आगे की ओर चल रही है। इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है। तो m मास वाला पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे की ओर यदि चल रही है तो ये जो पार्टिकल है वो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करती है। अपने साथ एक वेव का करती है, एसोसिएट करती है। इस वेव को हम लोग बोले थे मैटर वेव्स। और यदि इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा हो, इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा हो, तो इसका वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/p और p इक्वल टू mv होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। लेकिन उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि मैटर के पास वेव नेचर होता है, परंतु वह थियोरेटिकल था। किसी भी चीज को मानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास इस समय तक कोई भी थियोरेटिकल वैल्यू के अलावा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं था। तो इसको वेव नेचर, मैटर की जो वेव नेचर है उसको प्रूव करने के लिए यदि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था वाल्टर मॉरिस एलेशर। वाल्टर मॉरिस एलेशर ने 1926 में बताएं कि मैटर के वेव नेचर को यदि हमको एक्सप्लेन करना है, वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर के वेव नेचर को यदि हमको एक्सप्लेन करना है तो
इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन्होंने बताए, वाल्टर मॉरिस एलिसर जो थे उन्होंने बताए 1926 में कि मैटर के यदि वेव नेचर को एक्सप्लेन करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से बताएं कि जिस प्रकार से 1923 में एक्सरे के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बताएं कि मैटर के भी वेव नेचर को दर्शाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। इन्होंने बताया कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वो डिफ्रैक्शन शो करेगा, और डिफ्रैक्शन जो है वेव का है प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से मैटर का वेव नेचर शो हो जाएगा, परंतु ये कर नहीं पाए। इन्हीं वर्ड को ध्यान में रखते हुए दो साइंटिस्ट आए, ये जो वर्ड था उसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट आए। एक थे डेविसन एंड जर्मर और दूसरा थे जीपी थॉमसन। ये जो एलिसर साहब थे उनके जो बोले थे कि वेव नेचर शो करने के लिए, मैटर का वेव नेचर शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए दो साइंटिस्ट, एक में थे डेविसन और जर्मर और एक में जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन वही जे थॉमसन के बेटा थे। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और दोनों का एक्सपेरिमेंट एक समान था, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित हो जाता है, ऐसा प्रूव्ड हो जाता है कि मैटर के पास भी वेव नेचर होती है। और इसके लिए डेविसन और जीपी थॉमसन को दोनों को 1937 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो ये था स्टार्टिंग का। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे जो मेन एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसको जल्दी से क्या कीजिएगा, लिखिएगा तो लिखिएगा और ना लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें जो किस चीज़ पे आधारित है, तो ये आधारित है हमारा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है शोज डिफ्रैक्शन, शोज डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये वेव का एक अच्छी है प्रॉपर्टी है।
तो ये बताएं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल और डिफ्रैक्शन शो करता है, डिफ्रैक्शन शो हो गया था तो वेव का प्रॉपर्टी अर्थात कि मैटर जो है, पार्टिकल जो है जिसके पास वेव नेचर होता है, इस पर आधारित था डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसका कुछ सेटअप देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहले क्या होता है, टंगस्टन। देखिए ये बैटरी है, लेकिन इसका जो लो टेंसर का बैटरी है 6 वोल्ट या तो 12 वोल्ट, पावर कम है। और ये हाई टेंसर का बैटरी है, ठीक है। ये है कैथोड और ये है ये अर्थात की एनोड। एनोड और कैथोड को ज़्यादा वोल्टेज वाले बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी हाई पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे एक सेटअप है जिसमें टंगस्टन, जिसपे बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है। बेरियम ऑक्साइड का लेप लगने से बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। तो ये टंगस्टन है, ठीक है। टंगस्टन का एक अच्छी हो गया फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट है। ये टंगस्टन फिलामेंट जिस पे बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है, इसे एक कम वोल्टेज के बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है एक रियोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम था पोटेंशियल को घटाना और बढ़ाना। अब इसके बाद इसके द्वारा, इस बैटरी के द्वारा ये टंगस्टन जो होता है वो हीट होता है, और हीट होने से इस पर जो बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है उसका वर्क फंक्शन कम होता है, ठीक है। तो जब टंगस्टन हीट होता है तो टंगस्टन से हीट एनर्जी बेरियम को मिल जाता है, और बेरियम को जैसी ही हीट एनर्जी मिलती है वह एनर्जी पा करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर का होने लगती है, निकलने लगते हैं। इस प्रकार के एमिशन को बोले थे थर्मियोनिक एमिशन।
तो यहाँ पे टंगस्टन के ऊपर बेरियम का ऑक्साइड का परत था, यहाँ से बैटरी से टंगस्टन हीट गर्म हुआ, हीट होने के बाद से हीट एनर्जी किसको दिया, बेरियम को। बेरियम का वर्क फंक्शन कम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगल बगल सभी दिशाओं में का हुई निकली अलग अलग डायरेक्शन में। अब इससे क्या कर दिया गया है, एनोड कैथोड को तो ज़्यादा वोल्टेज वाले हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा नली के द्वारा भेजा गया, ये नैरो है, पैरेलल होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को भेजा गया ताकि इलेक्ट्रॉन का एक बीम तैयार हो। तो इस नली के द्वारा इसका काम का चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करना, इलेक्ट्रॉन बीम तैयार करना। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या करती है, आगे की तरफ जाती है। अब इसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम तैयार हो गया, यहाँ तक के तो इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे जा रहा था, यहाँ से एक बीम के तरफ गया। अब इसे इलेक्ट्रॉन बीम को निकेल क्रिस्टल के ऊपर यह है निकेल क्रिस्टल। निकेल क्रिस्टल के ऊपर क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो जैसे ही निकेल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करता है वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ आता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जाने पर ऐसा नहीं कि एक ही आएगा, यहां से जाने के बाद इसका स्कैटरिंग होगा, यह इलेक्ट्रॉन स्क्रैट हो जाएगा, यानी कि विभिन्न अलग अलग डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स आएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रही है तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कुलर स्केल पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो होता है, जो उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके इंटेंसिटी को क्या करता है, मेजर करता है, जो एक तरह से गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा रहेगा। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर भी जुड़ा रहेगा। अब उधर से हम बहुत सारा ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमको इसको मूव कर करके सभी को हम लोग माप सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर से उस इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी हमें ज्ञात हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के माध्यम से। इसके बाद यदि मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इसको यहाँ पर से मूव कर दिए, कहाँ पे, यहाँ पे मूव कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर वाला इंटेंसिटी ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको मूव करते हुए सर्कुलर स्केल के माध्यम से यहाँ पे पहुँचा देते हैं, तो यहाँ पर वाले इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। यानी डिटेक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ज्ञात होता है। तो हम लोग एक का लेकर चलेंगे। अच्छा, तो इस यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्ट लाइट जो है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल फाई कहलाता है। ये एंगल कितना है, फाई है। और इस क्रिस्टल के फर्स्ट स्टेज में जो इधर एंगल यहाँ बना जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ वो एंगल इधर थीटा है और इधर भी कितना है, थीटा है। तो इस प्रकार से कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, किसके लिए, डायविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसको अच्छा से देखिए क्या है, टंगस्टन का फिलामेंट है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का क्या लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है। उसे काची से कम वोल्टेज वाले बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक रेस्टोट लगा है जो पोटेंशियल को घटाने या बढ़ाने का
काम करता है। यहाँ पे कैथोड है, और यहाँ पे एक ऐसा है जो एनोड है। कैथोड और एनोड को हाई पोटेंशियल के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है, जिसको इसके माध्यम से एक बीम के रूप में निकेल क्रिस्टल के ऊपर क्या किया जाता है, स्ट्राइक करवाया जाता है। जब ये निकेल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का होता है स्क्रेट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऐसे आया, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। तो इसको हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है सर्कुलर स्केल पे, उसको आगे पीछे करके हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटेंसिटी मापते हैं। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो इलेक्ट्रॉन आती है उसका एंगल मापने का काम करता है। तो हम यहाँ पे एंगल माने हैं कची, फाई माने हैं, ठीक है। फाई एंगल के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका इंटेंसिटी को मान दे रहे हैं कची, आई मान दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी आगे क्या करते हैं, देखते हैं। और तो बिलाई हम अपन पोस ले हो, और बिलाई आगे यहाँ पे बैठे हैं और दोनों अपने में क्या हो रहे हैं ना, लड़ाई कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे वीडियो क्या हो रहा है, बना रहे हैं। अब क्या करें, बिलाई के पोस से। तो यहाँ पे हम बता रहे थे फाई जो था वो क्या है, फाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कचे स्कैटर्ड बीम जो है, अर्थात करने का मतलब जो ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम आ रही है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग काची से लिखे हैं, फाई से डिनोट किए हैं। जबकि थीटा जो है वो काची है, थीटा को हम लोग ग्लैंसिंग एंगल भी कहते हैं। ये ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, तो ग्लैंसिंग एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन स्क्रैट बीम एंड काची एनआई प्लेन, यानी कि जो ये बीम जो रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रही है ए, और ये एनआई के जो ये वाला फर्स्ट प्लेन है इसके साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल का कहलाता है ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। और ग्लैंसिंग एंगल को हम लोग के द्वारा थीटा के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके बाद आप देखिए, उसको हम स्टेटमेंट के रूप में क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि आपका जो एग्जाम में यदि पूछता है तो एग्जाम में पूछेगा तो आप उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप के पास के बाद टोटली स्टेटमेंट इस प्रकार से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला में क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय थर्मियोनिक एमिशन इज अलाउड टू फॉल ऑन एनआई क्रिस्टल। तो फिगर में आप वहां पे देख रहे होंगे कि जो टंगस्टन का फिलामेंट था जिस पर बेरियम का लेप लगा हुआ था, उसको हम एक छोटी सी बैटरी से जोड़ते थे, जिससे वह हीट होकर क्या होता था, गर्म हो जाती थी, और उसके बाद से उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता था। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है कहाँ से तैयार होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से, थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो एनआई क्रिस्टल पे फॉल करने के लिए क्या होता है, अलाउड होता है। इसके बाद होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्कैटर्ड बाय द एटम ऑफ एनआई क्रिस्टल। अब जब वो बीम था, वो बीम जो नजर आ रहा है, वो बीम जाके एनआई क्रिस्टल पे क्या कर रहा है, एनआई क्रिस्टल पे जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जा रहा है, स्क्रैट हो गया। स्क्रैट का मतलब करने का मतलब चारों ओर क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। इसके बाद देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ स्क्रैटेड बीम ऑफ ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज फाउंड बाय यूज ऑफ डिटेक्टर। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डिटेक्टर लगा हुआ है। उस डिटेक्टर के द्वारा जो बीम रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको हम का इंटेंसिटी का करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ स्क्रैट बीम इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट फाई। और ये जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग फाई, यानी कि अलग अलग जो एंगल बन रहा था वो अलग अलग एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके बाद द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वेयरिंग द वोल्टेज बिटवीन 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो कितना पे किया गया, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक के क्या किया गया है। उसमें से ऐसा देखा गया कि 54 वोल्ट पे जो होता है वो इंटेंसिटी का वेरिएशन जो होता है, इंटेंसिटी के जो वेरिएशन है और स्क्रैटेड एंगल जो है उसका टाइप किस प्रकार का है, तो इस प्रकार का टाइप आता है। कहने का मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक के किया गया, जो इस प्रकार से, और उसके जो ग्राफ बना दिया गया आई और किसके बीच, फाई के बीच, आई और फाई के बीच जो ग्राफ बनाया वो हमारा इस प्रकार से ग्राफ बना। तो देखिए 44 वोल्ट के पर एक है ऐसा,
48 वोल्ट, 54 वोल्ट और 60 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि 44 वोल्ट से जब बढ़ाते हैं वोल्ट का मान, तो ये जो यहाँ पे उभार है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है। लेकिन 54 वोल्ट से अब ज्यादा बढ़ाते हैं तो जो उभार है या साइज जो इसको हम बोले हैं, तो इसका साइज का होने लगता है, घटने लगता है। तो इसका साइज जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम साइज जो होता है वो कितना 54 वोल्ट पे होता है। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी का जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है हमें कितना वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे मिलता है। और ये जितना जो डिफ्रैक्शन हुआ, ये क्या है, डिफ्रैक्शन ये है। और ये जितना जो प्रोसेस हुआ उसका मुख्य कारण का चीज है डिफ्रैक्शन। इसका मुख्य कारण क्या है, डिफ्रैक्शन। और ये जो डिफ्रैक्शन हुआ ठीक उसी प्रकार का डिफ्रैक्शन है जैसे 1923 में क्रॉप्टन के द्वारा एक्सरे को वेव नेचर साबित करने के लिए किया गया था। सिमिलर एकदम उसी की तरह एक है ग्राफ बना है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद यदि हम क्रिस्टल की बात कर रहे थे तो फिगर में आप देखिएगा जहां पे हम माने हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एनआई क्रिस्टल के इस पार्ट पे यहां टच हुआ है, रे आया और यहां से ऐसे लौटा था। तो हम देखिए आप माने थे क्या, इसको फाई, ये थीटा और ये क्या थीटा माने थे। वो फिगर में ऊपर में भी नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो फिगर में वहां देखिए थीटा एक फाई है और फिर कितना है थीटा है, एंगल बनाएगा कितना का 180 डिग्री। तो यहाँ आ गया कितना 2 थीटा प्लस कितना फाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यदि हम मैक्सिमम के लिए बात करें, जहां पे मैक्सिमम होता है इंटेंसिटी, जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे फाई जो होता है वो कितना होता है, तो 50 डिग्री का होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 130/2 यानी कि 65 डिग्री। अब इसके बाद ब्रैग के जो इक्वेशन था उस इक्वेशन से चलते हैं। तो ब्रैग इक्वेशन के लिए क्या था, ब्रैग इक्वेशन, वो ब्रैग इक्वेशन कुछ ऐसा था, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो यहाँ पे 2d का यदि हम वैल्यू बात करें तो हम निकेल का यूज किए हैं। निकेल के लिए जो लैटिस स्पेस d होता है वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 65 डिग्री। और यदि हम बात करें कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमम के लिए, तो डिफ्रैक्शन मैक्सिमम जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से हो रहा है, इसलिए n इक्वल टू कितना 1 हम लोग लेंगे। अच्छा, तो यहां से हमारा इसको कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हमारा आ जाता है 1.65 ये ब्रैग इक्वेशन से। अब यदि हम देखते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये क्या बोलते थे, ये बोले थे कि इसमें हमारा जो फॉर्मूला आया था और लैम्डा इक्वल टू आया था 12.27 इंटू बाई रूट कितना v। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 12.27 रूट v। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, तो 54 होता है। इसको कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो हमारा आता है 1.66 इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो कि ब्रैग इक्वेशन से आया
ये वेवलेंथ, और ये किससे आया, डी ब्रोगली से वेवलेंथ आया, जो कि दोनों सेम है, 1.65 और 1.66 दोनों लगभग क्या है, सेम है। यानी इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू और इक्वेशन सेकंड का वैल्यू क्या आ गया है, सेम आ गया है। अतः हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जो हमारा एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू आया वो आया वेवलेंथ इक्वल टू 1.65, और डी ब्रोगली के अनुसार से जो यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू आया वो आया 1.6, जो कि लगभग सेम था। इससे स्पष्ट होता है कि जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो था वो काची था, सही था। और जो सभी मैटर जो है जब मूव करता है तो वह कौन सा नेचर, वेव नेचर का करता है, शो करता है। वेव नेचर अपने साथ वेव एसोसिएट करता है, इस प्रकार से प्रूव होता है और इस प्रकार से